हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि विवेकानंद जी के उस कथन को हमेशा याद रखिएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह का पाठ 3 और हम इस कविता के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्नों या उत्तर की जब बात हो तो मैं कहूंगी आपसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि प्रश्न के अर्थ जब हम अच्छे से सुनकर समझ लेते हैं तो उनके उत्तर हम अपने आप ही लिख पाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कविता का नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर में हमने बहुत कुछ जाना है। क्या जाना है बता दूं? चलिए यही तो हम जानेंगे, क्योंकि जहां कहीं प्रश्न आ जाए अर्थात प्रश्न आ गए हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम सभी उत्तर और उत्तर में ढूंढते हुए प्रश्नों को चलेंगे, प्रश्नों में ढूंढते उत्तरों को चलेंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न उत्तर होता है उसका, और उस उत्तर में फिर से पुनः एक प्रश्न भी छुपा होता है। जो भी प्रश्न आप समझ रहे हैं और जिस उत्तर को आप लिख रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना कि उसमें जिस भी तरह से आप लिखोगे वो बात सीधी हो। बात सीधी थी पर ना हो, ऐसा ना हो कि अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा करना था, आपने जरा सी गड़बड़ी कर दी। समझ में आया? इसलिए यहां पर चलना है। अब देखो, प्रश्न है इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। ये जो कविता के बहाने है, सबसे पहला हमारा टॉपिक कविता के बहाने, उसमें आया था सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के माने का अर्थ क्या है? सब घर एक कर देने का क्या अर्थ था? भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, रंग, मतलब किसी भी तरह का ना जाति का भेद, ना रंग का भेद, ना आर्थिक संपन्नता या विपन्नता का भेद, जैसे कि निम्न वर्ग ना उच्च वर्ग का भेद। घर मतलब एक, सब घर एक कर देने के माने। कविता किसी के भी द्वारा पढ़ी जा सकती है। कविता हर एक युग में अपना परचम फहराती रहती है। ठीक उसी तरह से एक बच्चा भी स्वतंत्र भाव से, निर्मल भाव से हर घर में पहुंचता रहता है, हर घर में जाता रहता है। उसने या उसके मन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर और अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। किसको? भेदभाव, अंतर और अलगाववाद कि तुम छोटे हो, अरे वो निम्न कैटेगरी के हैं, वो उच्च श्रेणी के हैं, ये सारी भेदभाव या सारा जो पक्षपात है वो निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ना, सबको एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय जाति, धर्म, संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? धर्म से जुड़ी हुई जो बातें, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते हैं, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। यस, वेरी नाइस। तो जो कविता है उसको भी किसी एक वर्ग या किसी एक विशेष व्यक्ति की अभिव्यक्ति कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बच्चा हर एक के घर में जा सकता है, हर एक के घर से कुछ भी उठाकर खा सकता है, ऊंच धर्म नीच कुछ नहीं है, जाति धर्म कुछ नहीं है उसके लिए, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, उसके लिए सब एक है। तो कविता में भी यही होना चाहिए। कविता किसी भी एक धर्म को लेकर रचना नहीं करना चाहिए। कविता में सभी धर्मों के प्रति, सभी जाति के प्रति, सभी वर्गों के प्रति समानता का भाव होना चाहिए, तभी वो सार्थक होगी और तभी वो सबको समझ में आएगी। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है, क्योंकि सुना होगा ना आपने, साहित्य ही समाज का दर्पण है। यदि हम जब की बात कर लें, जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, तो उस समय साहित्य के माध्यम से ही व्यक्तियों में जन जागृति फैलाई जाती थी। स्वतंत्रता पूर्व की हम बात करें, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय कौन से टीवी थे, कौन से टेलीविजन थे, कौन से मोबाइल फोन्स थे, कुछ नहीं था। तो उस समय साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कविताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जन जागृति आई और लोगों में
क्रांति की भावना उमड़ी, जिससे उन्होंने अपनी भारत भूमि को आजाद कराने की ठानी, और आज हम स्वतंत्र आकाश के नीचे बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, तो कविता हो या बच्चा, उनके लिए सभी एक समान होते हैं, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं होता। नेक्स्ट है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता क्या जाने उड़ने के बहाने, खिलने के बहाने। चिड़िया है, एक तरफ चिड़िया की बात की थी कवि ने कि जो चिड़िया है वो उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी, कभी इस घर में जाएगी, कभी उस घर में जाएगी, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी आकाश में जाएगी, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी उड़ान की एक सीमा है, कुछ हद तक तो जाएगी वो, फिर वापस आ जाएगी अपने घोंसले में या कहीं पर बैठ जाएगी, थक जाएगी। ठीक उसी तरह से खिलने, फूल की तरफ खिलने का है कि फूल जब खिलता है तो कुछ समय के बाद वो मुरझाकर गिर भी जाता है। ठीक, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? लेकिन कवि ने क्या बताया है कि चिड़िया की उड़ान की भी सीमा है, फूलों के खिलने की समय जो अवधि है वो है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता तो युगों युगों से चली आ रही है, युगों युगों तक चली आती रहेगी, उसको किसी भी तरह की उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वो तो असीमित है। कवि ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है, दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है। कविता का आधार क्या है? कविता कैसे रचना की जाती है? यदि मान लीजिए ओके, कविता हम कहें कि कवि कल्पना करता है, उससे कविता की रचना की जाती है, लेकिन कल्पना में क्या होता है? कल्पना में प्रकृति ही तो होती है। प्रकृति और कविता, मनुष्य और प्रकृति सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, किसी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे मनुष्य हो या प्रकृति हो, कविता हो या चिड़िया हो। यहां पर कविता की रचना की तो उसमें भी प्रकृति जरूरी है। प्रकृति और मनुष्य, रचना किसने की? मनुष्य ने। अब मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, किस कारण? वाक शक्ति के कारण और बुद्धि के कारण, बाकी तो वो ठीक है। ठीक है, तो यहां पर यदि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है तो श्रेष्ठता हमें बतानी भी होगी, हमारे अंदर गुणों या श्रेष्ठ गुणों का विकास भी हमें करना होगा। क्लियर? अगला है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे को समानांतर मतलब सिमिलर, कवि ने बच्चे को और कविता को समान क्यों माना है? क्या कारण था इसके पीछे? जिस तरह से बच्चा हर घर में चला जाता है, चाहे वो ऊंच नीच गरीब भेदभाव कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं देखता, उसके मन में किसी भी तरह का कोई मतलब भेदभाव नहीं रहता, उसी तरह से कविता भी, कविता में भी हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक, कविता और बच्चों ने क्रीड़ा, बच्चों की क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलकूद, क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेल कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं, वे हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेलते रहते हैं, उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, जड़ और चेतन समझते हो आप? जड़ और चेतन का अर्थ है सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, अतीत, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं, इनमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं, उनके सपनों की कोई सीमा नहीं होता, अर्थात असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित, कोई सीमा ना हो। ठीक है, ना हो, असीम, उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह से कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती, तभी तो कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविता और बच्चे को समानांतर रखने के यही कारण है, दोनों में है समानताएं। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? यस, बताइए, कविता में ये क्यों आया था कि बिना मुरझाए महकने के माने? क्या फूल बिना मुरझाए रह सकते हैं? नहीं।
क्या फूल हमेशा खिले रह सकते हैं? नहीं। अब आप सोच रहे हो मैडम ये सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल, एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अब कभी कभी क्या होता है, जो पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न लिखे रहते हैं उनको ही एज इट इज नहीं दिया जाता, और अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्या टेस्ट या परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक के पीछे हैं? सो मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहूंगी, प्रश्न का उत्तर तो लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो प्रश्नों को घुमा फिराकर पूछ लेते हैं और वहीं पर जाकर आप थोड़े से डगमग हो जाते हैं कि अरे यार ये प्रश्न कौन सा है, ये तो हमें पता ही नहीं। लेकिन वो हर प्रश्न का आप उत्तर लिख पाएंगे कब? जबकि आप किसी भी कविता का अर्थ बहुत अच्छे से समझ लें, किसी भी कहानी का भाव या अर्थ अच्छे से समझ लें, तो कोई किसी भी तरह से प्रश्न देगा आप उसका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पूछा है कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने से क्या तात्पर्य है? अर्थात फूलों का खिलना तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ मुरझाना भी तय है। जैसे मनुष्य का जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। चिड़िया की उड़ान भी पक्की है, लेकिन उड़ान की थकान भी पक्की है, उसकी कोई सीमा होती है। ठीक, लेकिन बच्चे की जो कल्पना है, बच्चे का जो खेलने का तरीका है, या जो जहां पर भी वो जाना चाहे वहां जा सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, उसके मन में किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। उसी तरह से कविता भी हमेशा सब धर्मों को लेकर चलती है, युगों युगों से चली आ रही है, युगों युगों तक चली आती रहेगी। तो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए का क्या होता है? तो कवि कहना चाहते हैं कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उसकी जीवन अवधि असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। वे कभी नहीं मुरझाती, उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। कविताओं की जो महक है, जो गंध है, वो हमेशा फैलती रहती है। एक गांधी जी पर एक कविता थी, माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। बहुत सारी कविताएं। और हाँ, हवा हूँ हवा में वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, कहाँ को चली मैं कहाँ से चली मैं, ना घर बार मेरा ना इच्छा ना आशा, जहां को चली मैं। बहुत अच्छी है। एक और है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना था बस इसलिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मिलकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कई कविताएं हैं जो युगों युगों से चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। तो यहां पर यही कहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने अर्थात नहीं वो कभी भी नहीं मुरझाती हैं। ठीक, अगला है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है? कविता की अंतिम पंक्ति याद है कि बात एक छोटे बच्चे की तरह उससे पूछ ली, कवि से पूछने लगी, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? हाँ, भाषा ने ही कवि से प्रश्न कर लिया कि तुमने क्या बात को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लिखते समय भी और बोलते समय भी? क्या तुम्हें लोगों की मंशा या लोगों की विचारधारा नहीं पता कि किस शब्द को सुनकर लोग उतावले हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, और किस शब्द को सुनकर वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं? वो सुना है आपने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। तो हमें हमेशा अपने व्यवहार में मधुर भाषा का प्रयोग करना है। बहुत अच्छा लगता है सुनने वाले को भी, और वातावरण भी सकारात्मक या पॉजिटिव रहता है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है सोच समझकर अपने विचारों को व्यक्त करना, सोच समझकर कविता की रचना करना। इसका अर्थ है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस तरह की?
कवि को कविता लिखते समय आडंबरपूर्ण मतलब दिखावटी, भारी भरकम मतलब अधिक क्लिष्ट, समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज और व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सकें और उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें। यदि कविता समझ में ही नहीं आएगी तो कविता का क्या अर्थ? क्या सिर्फ पन्ने भरने के लिए लिखी गई है कविता? हर एक कविता का, हर एक रचना का उद्देश्य होता है समाज का पथ प्रदर्शन करना, मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता दिखाना। यदि वही कविता भारी भरकम शब्दों से बनी होगी तो कैसे लोगों को समझ में आएगी और कैसे उनका मार्ग प्रशस्त करेगी? इसलिए भाषा को हमेशा सहूलियत समझते हैं, अपनी सहूलियत से मैंने ये काम कर लिया, मतलब मुझे जो सही लगा, मुझे जो समझ में आया, मैंने वो काम कर लिया। तो इसी तरह से कविता की रचना भी भारी भरकम शब्दों को लेकर नहीं करना है, आडंबरपूर्ण मतलब बड़े बड़े दिखावटी शब्दों को लेकर प्रयोग नहीं करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो समझ में ही ना आए। तो ये तो हुई कविता की बात। अब हम करते हैं बात की बात, व्यवहार की बात। तो हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। तभी तो कबीरदास जी ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन जो होते हैं वो दवा औषधि के समान होते हैं, और जबकि कड़वे वचन तीर के समान चुभ जाते हैं। ठीक, तो यहां पर भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य यही है। समझ आया? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बिल्कुल, भाषा और बात तो परस्पर जुड़े ही होते हैं, क्योंकि जो बात होती है वो भाषा के माध्यम से ही तो कही जाती है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बताइए, आप बताइए, अपने विचारों को व्यक्त करें। समय है आपके पास, मैं 5 सेकंड आपको दे रही हूं। हाँ, देखो, यहां पर यदि हम बात का अर्थ सोचें तो बात क्या है? बात क्या है? हमारे भाव ही तो बात है। और भाषा क्या है? भाषा माध्यम है अपने भावों को व्यक्त करने का। ठीक है, तो बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए हैं, उनको अलग करके तो नहीं देखा जा सकता, उनकी अलग करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बात का अर्थ है भाव और भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम। वेरी नाइस। बात का क्या अर्थ है? भाव। ठीक है, बात का अर्थ है भाव और भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। दोनों का चोली दामन का साथ है, अर्थात कहते ना, अरे ये तो एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं, ये तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है, मतलब एक साथ है, उनको अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ठीक, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है, बिल्कुल उलझ जाता है। वैसे गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात को रख पाएगा। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। देखो, इसको याद रखना आप, भाव को कभी भी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि साधन तो भाषा ही होती है। भाव तो व्यक्त करना है, बात हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है और उस तरीका का माध्यम है भाषा। तो अधिकतर क्या होता है कि हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और हमें लगता है कि कठिन और नए शब्दों के प्रयोग करने से हम अधिक ढंग से अपनी बात कह पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, प्रिय विद्यार्थियों, आवश्यकता से अनुसार यह श्रवण कीजिए। आवश्यकता अनुसार आपको श्रवण करना है तथा श्रवण करने के पश्चात आपको मुझे पुनः ये बात सीधे तरीके से व्यक्त कर देनी है। और कभी भी इस तरह से, मतलब पूरी तरह से यदि हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि हमें तो आता है भैया, हम तो यही बोलेंगे, लेकिन मेरे बोलने का क्या तात्पर्य जब वो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है? मेरा पढ़ाने का क्या तात्पर्य जब स्टूडेंट्स तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है या स्टूडेंट्स मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं? तो मैं अपनी उस तरह की बातों को या उस तरह से अपनी भाषा को व्यक्त करूं जो आपको समझ में आए, तभी वो सिद्ध होगा, तभी मेरा उद्देश्य सिद्ध होगा, अन्यथा मेरे पढ़ाने का क्या अर्थ?
तो यहां पर अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी भाषा में 4 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से पता है ना आपको? बताइए। देखिए, तत्सम, ठीक है, तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशी। सुना है आपने? विदेशी। ये 4 प्रकार के शब्द हैं। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। कौन से शब्द कहा जाता है? आगत। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से हिंदी में लिए गए शब्द संस्कृत हैं, संस्कृत से लिए गए, संस्कृत से लिए गए हैं। एज इट इज हिंदी भाषा में वो तत्सम, मतलब एज इट इज संस्कृत से ले लिए हैं हिंदी में, वो तत्सम हो गए। तद्भव क्या है? संस्कृत के शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। जैसे जैसे संस्कृत में हाथ को क्या कहते हैं? हस्त। हस्त। मैं कहूंगी प्रिय विद्यार्थियों, अपने अपने हस्त से अपनी कलम को उठाइए, अपनी उत्तर पुस्तिका, अपनी लेखनी से लिखना कार्य प्रारंभ कीजिए। अरे आप कहेंगे यार ये कौन सी मैडम आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब जो तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के शब्दों को बदलकर हिंदी का रूप दे दिया गया। हस्त को हाथ दे दिया गया, चक्षु को नेत्र या आंखें दे गया, दुग्ध को दूध दे दिया गया। तो ये होते हैं तद्भव। देशज मतलब हमारे अपने ही देश के शब्द, जैसे लोटा, चारपाई, ये हैं। विदेशी मतलब अन्य भाषाओं के शब्द जो हमारी हिंदी में मिश्रित हैं। जैसे अंग्रेजी के भाषा हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, और तुर्की भाषा के भी शब्द हैं। कई शब्द, मतलब कई शब्दावली हमारी हिंदी भाषा में आई है। जैसे हम कहते हैं भाई मुझे जल्दी से रेलवे स्टेशन जाना है, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या रेलवे स्टेशन हिंदी का शब्द है? नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। तो हमने भाषा की सहूलियत के अनुसार कि जो सब लोगों द्वारा सुनने में और समझने में आ जाए वैसी शब्दावली का हम प्रयोग करें, वही मानी जाती है भाषा की सहूलियत। या इसी तरह से हमें अपनी बात को रखना चाहिए। सब अपने अपना पेन और कॉपी उठाओ। ठीक है भैया, ठीक है। अरे सुबह हो गई, आज कितना टाइम हो गया, है ना। या फिर साइकिल से जाना है मुझे। अब साइकिल अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी शब्द तो क्या है पता है उसका? द्विचक्र वाहनी। मुझे रेलगाड़ी में जाना है या ट्रेन में जाना है। रेलगाड़ी या ट्रेन क्या है? दूसरी भाषा के शब्द। जबकि हिंदी में रेल को क्या कहते हैं? ट्रेन को क्या कहते हैं? लोह पथगामिनी। अब इस तरह से यदि इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे यार ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर भाषा को सहूलियत से बरतने का कार्य भी करना है, और साथ ही साथ बात और भाषा का जो संबंध है उसको बहुत अच्छे से दर्शाना है कि हम इस तरह के भावनाओं का, मतलब इतने अच्छे से हम बात को प्रकट करें कि भाषा के ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि सामने वाले को सुनना भी आ जाए और समझ में भी आ जाए। तो भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना है, क्योंकि साधन तो हमेशा भाषा ही रहेगी। माहौल देखना है, वातावरण देखना है, परिस्थिति जान लेनी है, किस तरह के लोग आपके समक्ष बैठे हैं या सामने बैठे हैं, उनकी माइंड को रीड करना है, उनके बारे में जान लेना है, तब अपनी बात को प्रकट करना है। आप गए बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों में भाषण देकर आ गए, वहां कुछ 0 सन्नाटा। क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे अरे मेरा तो आज 2 घंटे का भाषण था, ऐसा दिया कि मुझे मजा आ गया। तुम्हें तो मजा आ गया, लेकिन क्या सामने वाले को सुनना या समझना आया? जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें उस सभा में भेजा गया था कि अपना वक्तव्य प्रकट करो, अपनी स्पीच दो या अपना भाषण दो, क्या उन लोगों को समझ में आया? तब उन लोगों से जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उनसे पूछा, तो वो कहने लगे अरे भाई वो क्या पता क्या क्या कह गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या अर्थ हुआ फिर? इसलिए अपने शब्दों को भारी भरकम नहीं करना है। बात का अर्थ है भाव। भाषा उसे प्रकट करने का एक माध्यम है, दोनों का चोली दामन का साथ है। किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है कि मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं। तो कभी भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं ये मत सोचना। उस समय के वातावरण में जो आप अच्छे से कह पाते हो, जो दूसरा अच्छे से समझ पाता है, उस तरह के प्रयोग करना है। ठीक, वह इसे गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग से अधिक अच्छे ढंग से बात कह सकता है, और भाव को कभी भी भाषा का साधन नहीं बनाना है। बात या कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबु मुहावरे से मिलान करें। जैसे कि बात की चूड़ी मर जाना। बताओ जल्दी क्या होगा? हमने पढ़ा था ना,
बात की चूड़ी मर जाना, कथ्य और भाषा का सही नो, बात का पकड़ में ना आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट ना होना, बात को सहज स्पष्ट, बात की पेच खुलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पकड़ में ना आना आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आ जाएगा पेच को कील की तरह ठोक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना, सहज और स्पष्ट करना, शायद यही होना चाहिए। फिर है बात का बन जाना, तो ये है। फिर बचा है बात की चूड़ी मर जाना, तो बात में कसावट का ना होना। फिर बचा है बात की पेच खोलना, बात को सही ढंग से कहना। संभवतः यही इसका सही जवाब होना चाहिए। देखिए अब हम चलते हैं और देखते हैं। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात में कसावट का ना होना, हमारा सही जवाब था। बात की पेच खोलना मतलब बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना। पेच को कील की तरह ठोक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ठीक, तो ये जो प्रश्न आ जाते हैं वो हमारे मस्तिष्क में हमारा टेस्ट लेकर चले जाते हैं कि आप इतने देर से पढ़ रहे हो, आप इतने देर से पढ़ा रहे हो, आप इतने देर से सुन रहे हो, तो आपने सुना, क्या आपको समझ में आया? ये सब कुछ इस तरह के प्रश्न हमें माइंड स्टॉर्मिंग टाइप क्वेश्चंस इनको कह सकते हैं, जो हमें उथल पुथल मचाकर सही जवाब दे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप कोई भी वातावरण या किसी भी वातावरण में हो, ध्यान ये अवश्य रखना कि किस तरह का व्यवहार हमें करना है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करती हूं, ऐसा करती हूं मतलब सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कदापि नहीं करती हूं। जो है भैया दिख रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है अच्छा लगने की कोशिश करेंगे। हमें हमेशा समाज के साथ रहना होता है, लेकिन एक बात अवश्य सुनिएगा, समझिएगा कि कभी भी चिकनी चुपड़ी बातों में हमें नहीं आना है। इसी तरह से हर एक कविता और कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम, यदि इंग्लिश मीडियम की हम बात करते हो, किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, कहाना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहीं दिखाई देते हैं, आपसे यहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय, थैंक यू सो मच।